कि हिंदू कानून में तलाकशुदा पत्नी के लिए भरण पोषण आमतौर पर दिया जाता है। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा हूँ वो है फैमिली लॉ से, और वह जो है टॉपिक है भरण पोषण से संबंधित। तो 30 नंबर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है और उसमें ऑप्शन 4 है। इसमें देखना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आपको बताते चलूँ कि बी नंबर जो है यह है आजीवन, और यह है कि यदि वो खुद का समर्थन करने में असमर्थ है, यानी तब तक देना है जब तक वो अपने आप को अर्निंग नहीं कर पाती है। तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण आमतौर पर दिया जाता है आजीवन, या तो वो कमाने लायक हो जाए, वो अपना अर्निंग कर ले तब तक। अब मुस्लिम कानून के तहत तलाकशुदा पत्नी को जो इद्दत दी जाती है, इद्दत वही हुआ भरण पोषण जो अवधि के दौरान गुजारा भत्ता जो प्राप्त की जाती है। इद्दत की अवधि आमतौर पर कितने समय तक होती है? यह जो समय होती है, इद्दत की जो अवधि होती है, वो अवधि जो है वह फिक्स है, वो है आपका 3 महीने। और यदि उसके पेट में बच्चा है, ठीक, तो बच्चे के जन्म तक होता है, राइट। यदि ये ऑप्शन न रहे बच्चे के जन्म, तो आप सिर्फ 3 महीने देंगे, और यदि बच्चे के जन्म तक है तो आप बच्चे के जन्म तक देंगे, राइट। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भरण पोषण के मामलों में आमतौर पर निम्नलिखित में से निम्नलिखित की आवश्यकता पर जोर देती है, किस पर ज़्यादा जोर देती है? ऑप्शन जो है यह है सही कि दोनों पक्षों को वित्तीय स्थिति का उचित मूल्यांकन। यदि पति या पत्नी जो कोई मेंटेनेंस मांगता है तो डिवोर्स के बाद जो है वो देखा जाता है कि इनकम किसकी है और कितनी इनकम है, ये डिपेंड करता है। तो दोनों पक्षों के जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है इसका जो है ना सही सही जो है मूल्यांकन किया जाता है वैल्यूएशन बेस पर ही, जो है भरण पोषण की पैसे भी तय होती है, जो भरण पोषण कितना मिलेगा, यानी टोटल डिपेंड है अर्निंग पर। अब है कि सेम क्वेश्चन फैमिली लॉ से ही संबंधित है, वह है बाल हिरासत और संरक्षकता से। तो बाल हिरासत से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन है पारिवारिक कानून के संदर्भ में हिरासत से तात्पर्य क्या है? तो ये जो फैमिली लॉ है उसमें हिरासत हम क्या बोलेंगे, कस्टडी जो है वो क्या होता है, कस्टडी, राइट। इसका जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि माता पिता की जिम्मेदारी निभाने का अधिकार, यानी बच्चे किसके अंदर में रहेगा, राइट। तो यह भी डिपेंड करता है कि बच्चे कहाँ पर गर्ल्स है कि बॉय है, और कौन बेबी है वो, और किसके पास सही तरीका से रह पाएगा, एज क्या है, बहुत सारा फैक्टर है। लेकिन आपका क्वेश्चन जो हुआ है हिरासत से तात्पर्य, सिर्फ हिरासत की बात करें तो माता पिता की जिम्मेदारी निभाने का अधिकार से है, राइट। 17 नंबर क्वेश्चन है कि तलाक के मामलों में बच्चे की कस्टडी देने में प्राथमिकता विचार, यानी किस पर जो है सबसे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। प्राथमिकता जो देने की बात आ जाती है, प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि बच्चे किसके पास रहेगा तो इसका हित होगा। हित मतलब होता है रहन सहन अच्छा होगा, परवरिश अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा, और उसका जो सोशल जो है सोसाइटी में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो यह नहीं देखा जाता है कि वित्तीय स्थिति क्या है, माता पिता की उम्र भी नहीं देखी जाती है, वैवाहिक कंडीशन भी नहीं देखी जाती है। मेन है कि बच्चे का जो सर्वोत्तम हित होगा उसी बेस पर बच्चे की कस्टडी दी जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू से जुड़े मामलों में हिरासत के मामलों को कौन सा कानून नियंत्रित करता है? तो यदि हिंदू से जुड़े मामले की बात करूँ तो सभी के सभी जो है, यदि हिरासत तो है तो हिरासत में जो है संरक्षण और वार्ड अधिनियम है, और यदि विवाह से संबंधित है तो हिंदू विवाह अधिनियम है, राइट। और यदि दो जाति अलग अलग है तो वह स्पेशल मैरिज एक्ट, राइट। तो आइए आगे जानते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है हिरासत संबंधी विवादों में अदालतें एक गार्जियन एड लिटम नियुक्त कर सकती है। गार्जियन एड लिटम की भूमिका क्या है? यहाँ भूमिका रोल पूछा जाता है गार्जियन एड लिमिट की, तो क्या इसका रोल है, उनका रोल मेन चीज़ क्या होती है? तो बच्चों के हित के लिए एक स्वतंत्र अभिभावक के रूप में काम करना, यानी वह बच्चे के हित के लिए सब काम करते हैं, गार्जियनशिप दिखाता है। गार्जियनशिप में क्या होती है, बच्चे के लिए जो अच्छा सर्वांगीण विकास होगा वो विकास को देखा जाता है। ऐसा नहीं देखा जाता कि कानून क्या बताता है, और ये भी नहीं देखा जाता बच्चे की संपत्ति कितना हम अर्ज देंगे या बच्चे के लिए कितना संपत्ति जमा हो जाएगी, और ना माता पिता के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, मिडिल मैन का भी नहीं काम करता है, कानूनी अधिकार का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मेन चीज़ होती है वो बच्चों के हित के लिए स्वतंत्रता, यानी उनके हित में कौन से काम अच्छे होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हिरासत प्रदान करते समय न्यायालय निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार कर सकता है? तो जब हिरासत प्रदान करते हैं तो हिरासत प्रदान करते समय ये जरूर देखा जाता है कि माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, और दूसरा ये है कि ये भी देखा जाता है कि इसकी एज क्या है। जैसे मैंने बताया कि गर्ल बेबी है कि बॉय है, ये देखना बहुत ही मस्ट है, और इस बेस पर जो है यह भी देखा जाता है कि बच्चे उन लोग जो पढ़े लिखे कितने हैं और उनकी उम्र क्या है, कहाँ पर देना उनका अच्छा होता है, यानी ए और बी दोनों सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी नंबर, राइट।
दत्तक ग्रहण जिसे हम एडॉप्शन कहते हैं, एडॉप्शन बेस पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा। एडॉप्शन बेस पर जो 5 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम हिंदुओं की गोद लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो यह बात है गोद लेना। गोद लेना माने किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा लेना। तो अपना बच्चा लेने के लिए जो हमारे यहाँ जो अधिनियम बनाया गया है वो अधिनियम हिंदू के लिए हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 है। विशेष विवाह अधिनियम भी नहीं, संरक्षण भी नहीं है, और किशोर न्यायालय जो बच्चों की देखरेख संरक्षण है वो भी नहीं है। तो कौन सा है? हिंदू दत्तक ग्रहण रखरखाव अधिनियम 1956। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू कानून के तहत गोद लेने की कार्यवाही में दत्तक माता पिता को क्या करना पड़ता है? दत्तक माता पिता कौन होते हैं? तो दत्तक माता पिता जो है, जो जन्मदाता है, और यदि वो जन्मदाता वो जीवित है तो उनसे पहले सहमति प्राप्त करना है। यदि जन्मदाता कहीं और चले गए, बच्चे कहीं अनाथालय में है, तो अनाथालय के जो देखरेख करने वाले हैं उनसे सहमति लेनी पड़ती है, और अभिभावक की सहमति जरूरी है। तो आपको कभी भी हिंदू गोद लेनी है तो गोद लेने के लिए दत्तक माता पिता यानी जो गोद ले रहे हैं, लेने वाले को जो है जैविक माता पिता यानी जन्मदाता, या तो गार्जियन जन्मदाता नहीं है तो वो जहाँ पर जिनके संरक्षण में है, देखरेख में, उनको अभिभावक गार्जियन से सहमति लेना मस्ट है। 23 नंबर है कि दत्तक ग्रहण कानून में वास्तविक अभिभावक शब्द का अर्थ क्या है? तो वह यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। वास्तविक अभिभावक का जो मेन क्वेश्चन है उससे संबंधित है, राइट। तो यदि बात करूँ, मैं इसकी बात करूँ, तो यह क्वेश्चन आपको ये बताता है कि वास्तविक अभिभावक किसे बोलेंगे, ओरिजिनल जो है गार्जियन किसे बोलेंगे। तो ओरिजिनल गार्जियन कौन होगा? वो होगा जो बच्चों के साथ रह रहा है, उसकी देखरेख करता है। यानी यदि जैविक है तो वो तो जन्मदाता हो गया, और यदि वो नहीं है, उनकी अभाव है, तो जिनके कस्टडी में है, जिनके संरक्षण में है, अनाथालय में है, या कोई किसी को मिला है, मिलने के बाद वो उसके पास रखा है, वो उनको खाना पीना देता है, अच्छे से देखरेख करता है, वो हो गया, राइट। अब आगे है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन ये बताता है कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत वैध गोद के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। आपको मैंने कई बार बोला कि जब कभी भी कुछ ऐसा रहे तो आपको अच्छे से देख लेना है कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा चीज़ ज़रूरत नहीं है? वह है कि बच्चे की सहमति हमेशा अनिवार्य है, और यह बाद बाकी चीज़ जो है हमारा नहीं है। बच्चे की एज, मापदंड कि उनकी फाइनेंशियल कैसा है, प्रक्रिया के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच, ये भी नहीं है। मेन चीज़ है कि सहमति बहुत ज़रूरी है। बच्चे को जब गोद लिया जाता है उनसे पूछा जाता है कि उनके साथ जाने के लिए तैयार है कि नहीं है। जोर जबरदस्ती करके बच्चे को नहीं ले जाया जा सकता है। अब विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक दत्तक माता पिता वो कौन है? तो दत्तक माता पिता यहाँ पर हो जाएगा, वही होगा जो कि उचित परिश्रम के बाद अदालत का आदेश प्राप्त करे, यानी जो मेहनत करे, जो उस बच्चे के देख रेख करे, वही होगा दत्तक माता पिता, और उसको बाद में कोर्ट से मिल जाती है। क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होगा, तो कहीं ना कहीं केस फंस जाती है। तो केस फंसने के बाद जो अडॉप्ट किया जाएगा तो दत्तक माता पिता होगा जो वर्क करे, क्योंकि भारतीय नागरिक से कोई मतलब नहीं है, रक्त संबंधित से भी मतलब नहीं, एक ही धर्म के न हो, ऐसा नहीं, एक ही धर्म के न हो, यह जो है मैरिज में होता है, विशेष विवाह अधिनियम में होता है, ये जो डी नंबर ऑप्शन है। लेकिन यदि मैं बात करूं दत्तक ग्रहण की, अडॉप्शन की बात करूं स्पेशल मैरिज में, यह होता है कि उचित परिश्रम के बाद अदालत का आदेश प्राप्त करे, यह होता है। अब है विरासत और उत्तराधिकार से संबंधित, तो इसमें जो 26 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बताता है कि यदि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिना वसीयत के मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार है। तो यदि ऐसा होता है कि वसीयत है और वो किसी हिंदू महिला की है, तो हिंदू महिला पर उनके जो है पति का भी होता है, बेटी बेटियाँ जो जितने बच्चे हैं तो वो होता है, और किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी या कोई ऐसा जो कि पेपर बना के दे दिए कि इसमें भी ये अधिकारी होगा तो होगा। यदि यह ऑप्शन न रहे अन्य कानूनी अधिकारी, तो आप कह सकते हैं पति बेटे बेटियाँ, राइट। ऐसा ना हो कि सिर्फ बेटे होगा, ऐसा नहीं बेटी, और ऐसा नहीं कि केवल ओनली नहीं होगा। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि मुसलमानों में बिना वसीयत के उत्तराधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बिना वसीयत का है, तो बिना वसीयत के अधिकार के संबंध में कौन होगा? वो होगा जो कि धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त व्यक्तिगत कानूनों पर आधारित है, क्योंकि उनका जो है जो भी चलता है वो पूरे के पूरे उनका मुसलमानों का अपना धार्मिक ग्रंथ बताता है कि व्यक्तिगत कानूनी क्या होगा, पर्सनल लॉ क्या बताता है, उसी बेस पर उनकी जो है वसीयत का उत्तराधिकार होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत
ईसाई उत्तराधिकार मामले में लिखित में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो ईसाई धर्म से संबंधित क्वेश्चन है और उसमें यह पूछा जाता है कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। तो प्रायोरिटी जो है यही होगा जो सभी कानूनी उत्तराधिकारी समान रूप से, ऐसा नहीं कि पत्नी, बच्चे, मृतक के माता पिता, ऐसा कुछ नहीं होगा। यह होगा कि ईसाई के मामले में उत्तराधिकारी जो कि कानून जो है यह देखे कि किस तरह से सबके हित में इसका सही उपयोग होगा, उन्हीं को जो है उत्तराधिकार दिया जाएगा। कौन सा शब्द विधवा से के अपने वैवाहिक घर में रहने के अधिकार का वर्णन करता है? तो ये विधवा को अपने वैवाहिक घर में रहने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ ये शिष्टाचार ही देती है, राइट? क्योंकि मेहर तो नहीं होता है, भरण पोषण भी नहीं होता है। भरण पोषण में तो उनको पैसा मिल जाए तो वो जहाँ रहे, ठीक है, वो भी होता है आपका डिवोर्स के बाद। अवशिष्ट हित भी नहीं होता है, मेन है आपका शिष्टाचार। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पति पत्नी के बीच संपत्ति संबंध निम्नलिखित द्वारा शासित होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है कि विवाह अनुबंध की शर्तें, जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी से आपको यह बताया जाएगा कि यह शर्तें क्या है। सामुदायिक संपत्ति भी नहीं, वैवाहिक घर के नियम भी नहीं, वैधानिक उत्तराधिकार कानून भी नहीं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो है पति पत्नी के बीच जो संबंध संपत्ति संबंध है वो होता है विवाह अनुबंध की शर्तें। जो उस समय उन लोगों ने जो दोनों अलग अलग जाति के जो दोनों शादी किया, उनके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या दोनों के बीच में क्या सहमति बनी, किस बेस पर सहमति बनी। पारसी परिवार कानून, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के तहत वैध पारसी की बात करूँ तो वैध पारसी